हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी एसडीपी एग्जामिनेशन को लेकर मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया गया है। 3 मॉडल प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। देखिए, मॉडल प्रैक्टिस सेट करने का फायदा आप लोग का ये हो जाएगा कि मॉडल प्रैक्टिस सेट में आपके कुछ कुछ करंट भी ऐड रहेंगे। जो भी स्टूडेंट प्रीवियस के क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं, उससे सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि वो लोग उसको रखकर मॉडल प्रैक्टिस सेट नए मार्केट से खरीद ले, ताकि जो करंट अफेयर है वो आप लोग का रिवीजन होते चले। और एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए करंट अफेयर शुरू कर दिया गया है। करंट अफेयर का वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोग के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को लेकर एग्जाम पॉइंट की तरफ से एक टाइम टेबल बनाया गया है। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं बता देती हूँ कि हफ्ते में कौन से दिन कौन कौन से सब्जेक्ट का आपका पढ़ाई करवाया जाएगा। तो देखिए, 2 दिन आप लोग के लिए नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर आएंगे, 2 दिन आपके बिहार स्पेशल करंट अफेयर आएंगे, 2 दिन आप लोग के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट होगा, और 1 दिन जो बच गया उसमें कुछ बिहार स्पेशल के लिए आप लोग के बताया जाएगा। इसको ध्यान रखते हुए आप लोग को 7 डेज का अलग अलग करके सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट में मैंने एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोग के प्रिपरेशन में मदद करने के लिए किया गया है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, यानी कि 67 बीपीएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 शुरू करते हैं। तो देखिए, मॉडल प्रैक्टिस 4 में पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2 रुपए के नोट पर निम्न में से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो देखिए, किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो आप सबको पता ही है कि बीपीएससी एग्जामिनेशन 5 ऑप्शन के साथ लेता है। सबसे प्यारा ऑप्शन जो होता है वो ई होता है, सबसे प्यारा भी होता है और सबसे बेकार भी होता है। तो देखिए, इसमें जो पूछा जा रहा है कि 2 रुपए के नोट निम्न में से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो 2 रुपए के जो नोट होते हैं वो जारी करने वाले वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रपति। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही 2 रुपए का नोट को जारी किया जाता है। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आ गया है वो आ रहा है आपका ये हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा था। हिस्ट्री से पूछा गया है कि सूफी संत ने किस प्रकार की संस्कृति समन्वय के लिए योगदान दिया था। तो किसके लिए दिया था सूफी संत, संस्कृति के लिए, संस्कृति को समन्वय करने के लिए, यानी कि समन्वय करने के लिए योगदान दिया था किसके द्वारा। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 का, मैं आपको बता देती हूँ। 2 का सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी कि जनाब ए हिंदवी को बढ़ावा देकर, जनाब ए हिंदवी को बढ़ावा देकर सूफी संत ने संस्कृति समन्वय को योगदान दिया था। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बता देती हूँ मैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा जा रहा है आपसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। इसमें नाम पूछा जा रहा है। तो नाम के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पे क्या है, चेन्नई है, वैशाली है, कानपुर है या दुर्गापुर है। तो देखिए, इसका जो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानपुर में ही शुगर ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित किया गया है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्याज में खाने योग्य भाग क्या है। तो देखिए, प्याज में आपको अच्छे तरीके से पता है बहुत सारे लेयर होते हैं, और प्याज को बहुत जैसे फिजिक्स अगर पढ़े होंगे तो प्याज के बारे में बहुत सारा उसमें आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाना पड़ा होगा। तो देखिए, प्याज के जो खाने योग्य जो भाग है वो पत्ती होते हैं। क्या होते हैं, तो पत्ती होते, जड़ नहीं होते, रूपांतरित तना नहीं होते हैं। नहीं, इसका जो हो जाएगा आंसर, इसका मैंने आपको गलत बता दिया है, 1 सेकेंड रुक जाइए। देखिए, इसका जो आपका हो जाएगा रूपांतरित तना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो रूपांतरित तना हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है, जेनेवा में है, न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है या रोम में है। तो देखिए, इसका जो यानी खाद्य एवं कृषि संगठन जो है उसका जो मुख्यालय स्थित है 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि रोम में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र, इसको यूएनओ कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन। अब देखिए, उसके बाद देखिए, एक संयुक्त राष्ट्र से यहाँ पे मुझे एक फैक्ट याद आ गया, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, राज्य पर अगर नियम बनाएगा तो राज्य सरकार बनाएगी, केंद्र पर नियम केंद्र सरकार बनाएगी। लेकिन अगर विश्व में कोई नियम बनाना चाहता है, जैसे कि सभी देशों के अलग अलग, तो वो नियम बनाएगा संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वो नियम बनाया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि मान लीजिए कोई एक देश से दूसरे देश के बीच में कोई किसी चीज का तनाव चल रहा है, कोई जगह को लेकर तनाव चल रहा है, या फिर कोई नदी घाटी को लेकर तनाव चल रहा है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसका है, तो संयुक्त राष्ट्र का है। इसको ध्यान रखिएगा।
अब आगे देखिए कि मदन मोहन मालवीय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, फ्रीडम फाइटर्स भी हैं। तो देखिए पूछा गया कि मदन मोहन मालवीय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। लीडर, सावित्री, हिंदुस्तानी, फ्री हिंदुस्तान, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी इन सभी में से कोई भी मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है या नहीं है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए उसके आगे का क्वेश्चन देखिए उसके आगे का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बेलूर निम्न में से किस महापुरुष से संबंधित है। तो देखिए बेलूर जैसे मैंने नाम लिया होगा आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बेलूर किससे संबंधित है। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के द्वारा ही बेलूर मठ की एक स्थापना की गई थी। बेलूर में एक मठ की स्थापना की गई थी, किसकी? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के द्वारा की गई थी। और बेलूर किनसे संबंधित है, किस महापुरुष से? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। एक्चुअली नाम रस हो जाता है ना, तो कई बार माइंड में कुछ अलग नाम आ जाते हैं अचानक से, तो इसके लिए माफी चाहूंगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय निम्न में से कौन सी घटना हुई थी। तो 1905 में आपको पता है इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई है। उस समय किसका शासन था? लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। तो कौन से? बंगाल विभाजन, जलियांवाला हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो आप सबको पता है, इन सबको डेट अगर सबको पता ही होगा तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि जो 8 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, यानी बंगाल विभाजन हुआ था। इसी बंगाल विभाजन में कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी, नरमगढ़ और गरम दल में बट गई थी। अब चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है 9 में पूछा जा रहा है, मिट चुका है ना, लिख देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा खेल अमेरिका के अपेक्षाकृत सबसे कम लोकप्रिय है, यानी कि अमेरिका का सबसे अपेक्षाकृत, जबकि अपेक्षा होना चाहिए था कि वो सबसे लोकप्रिय खेल माना जाए, लेकिन अपेक्षा के अकॉर्डिंग वैसा कुछ हुआ नहीं। तो देखा पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा अमेरिका का खेल है जो सबसे कम लोकप्रिय है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस या हैंडबॉल। तो इसका जो सही आंसर 9 का आपका हो जाएगा ए, यानी कि क्रिकेट है जो अपेक्षाकृत, यानी कि होना चाहिए था जो नहीं है। अब चलिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक से, लेखक से 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन बीपीएससी हर बार पूछती ही रहती है। तो देखिए पूछा जा रहा है कि अकबरनामा का लेखक कौन है। तो अकबरनामा का लेखन कौन है? फिरदौसी, चाणक्य, अब्दुल फजल या फैजी। तो चाणक्य तो आपको पता ही है। फिरदौसी के बारे में आपका, फिरदौसी सिलसिला बिहार में बहुत ही ज्यादा सक्रिय रही थी। तो देखिए इसके जो लेखक हैं यानी कि अबुल फजल। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अबुल फजल थे वो अकबर के 9 रत्नों में भी एक थे। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। इसका आंसर बताने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप सबको पता ही होगा इसका आंसर क्या होगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए क्या हुआ था? तो ऑप्शन डी, यानी कि 1942 में। और 8 अगस्त को अगस्त क्रांति भी मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 2 चीज आप मेंशन कर लीजिएगा। अब देखिए उसके बाद ने क्वेश्चन पूछा रहा है कि सितारा देवी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए सितारा देवी एक महिला है और उनका जो संबंध इन सभी में से किसमें? कथक में से है, मणिपुरी है, एक कथकली है, ओडिसी है। तो देखिए 12 का सही आंसर हो जाएगा कथक, यानी कि सितारा देवी कथक में बहुत महारत हासिल था, उनका संबंध कथक से है। कथक एक डांस है। अब चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, गलत पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आप 1 राउंड कर दीजिएगा। एग्जामिनेशन में भी आप ये ट्रिक आजमाइएगा तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कुछ इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है तो गलत है। तो देखिए रामचरितमानस वाल्मीकि, शाहनाम फिरदौसी, कामयानी, जयशंकर प्रसाद, आईने अकबरी, अब्दुल फजल। तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। रामचरितमानस वाल्मीकि के द्वारा नहीं बल्कि किनके द्वारा लिखा गया है मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको नहीं बताऊंगी। चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए बता देती हूँ कि रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। रामायण के संस्कृत में जो रचयिता है वो वाल्मीकि है, यानी रामायण को लिखने वाले वाल्मीकि, लेकिन रामचरितमानस को लिखने वाले तुलसीदास हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका जो सही आंसर 14 का हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ। जब ये मैं सेट प्रैक्टिस कर रही थी तब भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि सेट मॉडल प्रैक्टिस 4 में बहुत अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं। तो देखिए इसका जो मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा देहरादून में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 15
15 में पूछा जा रहा है कि देखिए इसमें स्टेनलेस स्टील लोहे का अतिरिक्त निम्न में से क्या होता है। तो क्या होता है निम्न में से? तांबा, टीन, निकेल, जस्ता, जस्ता तांबा या फिर क्रोमियम की या फिर आपका निकेल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 15 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि क्रोमियम और निकेल हो जाएगा। देखिए भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिर से पूछा क्या जा रहा है? नहीं है। नहीं रहे तो वहां पर राउंड कर दीजिए। तो देखिए एक एक ऑप्शन में पढ़ती हूँ, आपको पता चल जाएगा। वो लोकसभा को भंग कर सकता है, वह सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च सेनापति है, तो ये बिल्कुल सही है। वह राज्यसभा को भंग कर सकता है, वह राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है, बिल्कुल सही है। तो नहीं कौन सा है? तो इसका जो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। वो राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यसभा का विघटन कभी होता ही नहीं है। लोकसभा का विघटन होता है लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। राज्यसभा अपर सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है, लेकिन सरकार जहां बनती है तो लोकसभा, क्योंकि लोकसभा का विघटन होता है। हर नए चुनाव के बाद सभी मेंबर को हटाया जाता है, फिर उस मेंबर को ला जाता है, यानी कि विघटन किया जाता है, फिर उसको नए तरीके से उसको स्थापित किया जाता है। तो ये तीनों सही है। वह लोकसभा को भंग कर सकता है, बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया विघटन होता है वो। और दूसरा हो जाएगा वह तीनों सेना के, यानी कि जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों के जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं तो वो राष्ट्रपति होते हैं। वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, बिल्कुल। राज्यपाल जो है प्रसाद पर्यंत रहते हैं राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे उनको रख सकते हैं, जब तक चाहेंगे उनको जब चाहे तो उनको हटा भी सकते हैं। तो चलिए इसका जो आंसर आपका मिल गया क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका क्या है? गलत है कि वो राज्यसभा को भंग कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए 17 पूछा जा रहा है कि कुंद्रमुख निम्न में से हमें क्या मिलता है। तो देखिए कुंद्रमुख में से क्या मिलता है? ताम अयस्क, निकेल, जस्ता, लौह अयस्क। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लौह अयस्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो लौह अयस्क हो जाएगा। अब देखिए सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के लेखक थे? सुब्रमण्यम एक व्यक्ति थे, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जिनके बारे में भी इंट्रोडक्शन देना आप लोग के लिए सही नहीं, क्योंकि उनके बारे में सभी लोग जानते हैं कि सुब्रमण्यम भारती बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। वो किसी भी इंट्रोडक्शन के नहीं रखते हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से सारे स्टूडेंट को पता रहता था। देखिए तेलुगु, कन्नड़ या फिर तमिल या फिर मलयालम। तो देखिए 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तमिल के सुब्रमण्यम भारती बहुत बड़े भाषा के लेखक थे। अब देखिए पूछा जा रहा है कि पेड़ के काटने पर जो रिंग निकलती है उससे क्या पता लगता है। तो रिंग निकलती, ध्यान दीजिएगा, पेड़ के काटने के बाद एक रिंग निकलती है, उससे क्या पता लगता है? पेड़ की आयु, पेड़ में कितना पानी मिलता है, पेड़ की लकड़ी में परिणाम, या पेड़ के वर्ग, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, यानी कि पेड़ से जो काटने के बाद रिंग निकलती है उससे पेड़ की आयु पता चलता है कि पेड़ कितने ईयर्स का है। अब देखिए इसे 20 पूछा जाए कि नीरज सी चौधरी किस भाषा के लेखक थे। तो नीरज सी चौधरी जो थे वो किस भाषा के थे? तो 20 का सी, अंग्रेजी भाषा के लेखक थे। आप देखिए उसके बाद पूछा कि चंद्रमा पर निम्न में से क्या होता है। चंद्रमा पर क्या होता है कि आवाज और कंपन सुनाई पड़ती है, आवाज सुनाई नहीं पड़ती, कंपन सुनाई पड़ता है, आवाज सुनाई देती है, कंपन सुनाई नहीं पड़ता है, आवाज और कंपन नहीं पड़ते हैं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवाज और कंपन सुनाई नहीं पड़ते हैं, यानी कि चंद्रमा पे ना ही आवाज है और न ही कंपन सुनाई देती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 21 देख लीजिए आप लोग। 21 तो हो गया, 22 देख लीजिए आप लोग का। 22 में क्या पूछा जा रहा है कि मकबरा किस वस्तु से प्रसिद्ध है, किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए मकबरा किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? ग्रेनाइट के लिए, परतदार चट्टानों के लिए, लौह के लिए, संगमरमर के लिए, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संगमरमर के लिए। आपको पता है कई जगह जो मकबरा बने हुए हैं वो संगमरमर लगाए गए हैं। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि सागर तट पे निकटवर्ती स्थानों पर सागर ठंडी हवाएं कब उठने लगती है? कब उठने लगती है, यानी कि सागर तट पे जब निकटतम जो स्थान है उस सागर ठंडी हवाएं कब उठती है? आधी रात में, सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त से पहले, दोपहर के समय। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आधी रात के बाद वहां मौसम काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अकबर के राजपूत नीति को किसको लाभ हुआ था? तो अकबर की जो राजपूत नीति थी उसमें किसको लाभ हुआ था? मुगलों को, मुगलों और राजपूत दोनों को, राजपूतों को और हिंदुओं को। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मुगलों और राजपूतों को। क्यों? क्योंकि अकबर जो थे वो बेगम जोधा से शादी करके राजपूत थी वो,
बेगम जोधा से शादी करने के बाद राजपूत और मुगल एक हो गए थे उस टाइम। तो अकबर की जो राजपूत नीति थी उसमें मुगल और राजपूत दोनों को ही फायदा हुआ था। अब देखिए इसे पूछा जा रहा है कि चीन का कौन सा फसल उत्पादन में विश्व में प्रथम है। देखिए चीन का पूछा जा रहा है। देखिए एक चीज मैं बता देती हूँ, सबसे ज्यादा अगर फसल उत्पादन हर चीज में करने में है, जैसे कि आपका मान लीजिए चावल, तो सबसे ज्यादा चीन उत्पादन करता है। यानी कि फसल के अकॉर्डिंग अगर रेशियो देखा जाए तो सबसे प्रथम पे चीन है, उसके बाद भारत आता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। चीन का जो कौन सा फसल है जो विश्व में प्रथम है, तो प्रथम जो है वो आपको देखिए 25 का जो हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। वहाँ चावल भी होता है, वहाँ मक्के भी उगाए जाते हैं और चाय भी हल्के फुल्के, तो मक्का चावल ज्यादा होता है, मक्का और चावल ज्यादा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए लोहे में जंग लगना मुख्य कारण कौन सा है, तो लोहे में जंग किस वजह से लगता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या नियॉन। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन की वजह से ही लोहे में जंग लगता है। ऑक्सीजन की वजह से ही लोहे में जंग लगता है, जिससे बड़े बड़े जितने भी हवाई जहाज वगैरह रहते हैं। और एक चीज और होता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो हवाई जहाज पानी वाले जहाज वगैरह जो होते हैं उसमें नीचे में जो बने रहते हैं उसमें जंग जल्दी क्यों लगता है, तो वजह यही है क्योंकि नमकीन वाले पानी में जंग जल्दी लगता है और समुद्र का पानी नमकीन होता है, इसी की वजह से वो जल्द ही जंग में लोहे जंग लग जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। और जंग लगने का मुख्य कारण क्या है, तो वो ऑक्सीजन है। आपको पता ही है कि पानी के अंदर जितना आप गहरे पे जाइएगा ऑक्सीजन की कमी होगी, जितनी ऊंचाई पे जाइएगा ऑक्सीजन की कमी होगी। तो इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि क्या है, तो मान लीजिए जो शिप है वो गहरे पानी में चलती है, इसीलिए जंग लगता है। और आपको पता है अगर हिमालय पर आप चढ़ने जाओगे तो आपको ऑक्सीजन लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि जितना ऊपर जाइएगा ऑक्सीजन की कमी होगी, जितने नीचे जाइएगा तभी ऑक्सीजन की कमी होगी आपको। अब देखिए 27 पूछा है कि यूएनओ उस एजेंसी का नाम बताएं जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने स्पेशल आप लोग के लिए इस टॉपिक को मैंने बना दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके पॉलिटी का सेक्शन देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि यूएनआईसीईएफ है जो बाल कल्याण, बच्चों से जुड़ा हुआ जितने भी मुद्दे होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी संस्था है, उसको यूएनआईसीईएफ के द्वारा ही करती है। इस पे एक वीडियो बना हुआ है, आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा। अब देखिए सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए। तो सिद्धार्थ आपको पता है बौद्ध भगवान के जो बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उसे बौद्ध या कैवल्य बोला गया। तो देखिए उन्हें सच्चा ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उन्हें घर त्याग दिया था, उन्होंने घोर तपस्या की थी, वो साधु के जीवन व्यतीत करने लगे थे। उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा, आप सबको पता है, अभी मैंने आंसर बता ही दिया कि उन्होंने सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद उन्हें बौद्ध बोला गया, एक कैवल्य या गौतम बुद्ध बोला गया था। पहले बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था। अब देखिए अगर आप लोग बौद्ध के बारे में अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे बौद्ध पे बना हुआ वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा। मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स में एक चार्ट में बनाकर मैंने आप लोग के लिए बता दिया है। 29 देखिए पूछा रहा है कि इनमें से कौन सा केंद्रीय सरकार एकत्रित करती है। देखिए केंद्रीय सरकार क्या एकत्रित करती है, भू राजस्व, बिक्री कर, मनोरंजन कर या सीमा कर। तो 29 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सीमा कर। सीमा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा एकत्रित की जाती है, यानी जितने भी सीमा क्षेत्र से जो कर मिलते हैं वो केंद्र सरकार के टकसाल में जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन 30 में पूछा जा रहा है कि जमीयत इस्लामी निम्नलिखित में से किस देश के राजनीतिक दल है। देखिए दल पे क्वेश्चन 1-2 आपका पूछा जाएगा और इस पे वीडियो बना हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने आपको कहा ना, जितना भी मैं कुछ बता रही हूँ सब पे वीडियो पहले से बनाकर आप लोग के लिए डाल दिया गया है। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट के प्लेलिस्ट में देखिए, आप लोग को पता चल जाएगा। एक एक चीज बताया गया है उसमें। लगभग 90% जो क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो सब मेरे बताए हुए हैं, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा पहले। तो देखिए इसके जमायत इस्लामी के निम्नलिखित किस देश का राजनीतिक दल है। तो देखिए जो हो जाएगा आपका 30 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 30 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश का, अफगानिस्तान नहीं, लेबान नहीं और सऊदी अरब नहीं, बल्कि बांग्लादेश। और लेबनान अभी बहुत ज्यादा फेमस में रहा है, क्योंकि लेबनान में आपको पता है बहुत बड़ा एक अटैक हुआ था, फट गया था, जब बहुत ज्यादा अभी हाल फिलहाल में ही न्यूज में ये लेबनान रहा है। अब देखिए पूछा जाए कि ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो 24वें तीर्थंकर आप सबको पता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महावीर स्वामी अंतिम जैन धर्म के तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर ही रहे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब मैं आपको बता देती हूँ, बीपीएससी एग्जामिनेशन में या अदर कोई भी एग्जामिनेशन में आपसे 2 ही धर्म पूछे जाएंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म पे मैंने बता दिया है, जैन धर्म का वीडियो बहुत जल्द आप लोग के लिए लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 में क्या पूछा जा रहा है। 32 में पूछा जा रहा है कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत में निम्न में से कौन सी प्रगति नहीं की है। तो देखिए विज्ञान के क्षेत्र में भारत कौन सी प्रगति नहीं की है, तो कौन सी प्रगति अभी तक नहीं की गई है। तो देखिए 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, चंद्रमा पर आदमी बसाने की। चंद्रमा पे आदमी बसाने की अभी तक कोई भी यहाँ प्रगति नहीं किया गया है, बल्कि आदमी को भेजा गया है लेकिन वहाँ बसाने के अभी नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था निम्न में से किस स्थान पर थी। तो निम्न स्थान पे किस थी, तो हर्षवर्धन के टाइम पे आपको पता ही है कि हर्षवर्धन के टाइम पे क्या हुआ था। तो 33 में पहले मैं आंसर बताने से पहले आपको फैक्ट बता देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। तो हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का सबसे श्रेष्ठ नालंदा थी और 1606 ईस्वी से लेकर 16 वर्ष तक ये रही थी। तो कहाँ थी, नालंदा ही थी। हर्षवर्धन के काल में सबसे श्रेष्ठ स्थान था नालंदा और 1606 ईस्वी, ध्यान दीजिएगा। मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक नहीं है। तो मच्छर किससे वाहक नहीं है, पीत ज्वर, मलेरिया, यक्ष्मा या फलेरिया। 34 का सही आंसर हो जाएगा डी, यक्ष्मा जो है वो मच्छर से नहीं होता है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घाटे का बजट की पूर्ति कैसे की जाती है। ये आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन निकल कर आ गया है। तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, बिल्कुल नोट छापकर अप्रत्यक्ष को बढ़ाकर, प्रत्यक्ष कर को बढ़ाकर या उधार लेकर नहीं, बल्कि ये तीनों सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, नोट छापकर घाटे की बजट की पूर्ति की जाती है। अब देखिए धन विधेयक के विषय में राज्यसभा विधेयक में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए जो धन विधेयक होता है उसमें जो राज्यसभा होता है उसे कौन सा कथन सत्य है। देखिए धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसे राष्ट्रपति न तो लौटा सकता है और नहीं उसको चेक करने के लिए भेज सकता है। अगर धन विधेयक उनके पास चला गया तो उन्हें हस्ताक्षर करना ही पड़ता है। तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा ए, धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति के बिना पारित नहीं हो सकता। अभी जस्ट मैंने आपको बताया राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना पारित नहीं होता। अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर उसको रख भी नहीं सकते हैं और न ही उसको लौटा सकते, उन्हें हस्ताक्षर करना ही पड़ता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए यानी कि 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 आज मैं आपको 40 तक कंप्लीट करवा दूंगी इसमें कि निम्न में से कौन सा भिन्न है। तो निम्न में से कौन सा भिन्न है, कोणार्क, तंजापुर, तिरुपति, जमशेदपुर। तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जमशेदपुर नहीं, बल्कि ये तीनों मंदिर है लेकिन जमशेदपुर क्या है ना, जमशेदपुर एक आपका जिला में आ जाएगा। तो ये बिल्कुल नहीं, ये तीनों आपका मंदिर का नाम है। गांधी जी निम्न में से किससे प्रभावित नहीं थे। तो देखिए गांधी जी के बारे में पूछा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका। तो गांधी जी किससे प्रभावित नहीं थे। तो देखिए गांधी जी रस्किन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, रस्किन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे वो। तो देखिए 38 का जो सही आंसर होगा लेनिन से प्रभावित बिल्कुल नहीं थे, बाइबल से थे, अपनी माँ से बिल्कुल होंगे और टॉल्स्टॉय से भी, और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा तो रस्किन से थे वो सबसे ज्यादा प्रभावित थे गांधी जी। अब आगे चलिए उसमें पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा वैदिक काल विद्यमान नहीं था। देखिए वैदिक काल में विद्यमान नहीं था। तो क्या था, मादक पेय पदार्थ, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, मनोरंजन के साधन। तो देखिए 39 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इन सभी में से कोई भी देखिए पादक पे बिल्कुल भी नहीं था, वैदिक काल में विद्वान नहीं था, पर्दा प्रथा था बिल्कुल था। देखिए विद्वान कौन सा नहीं था, तो मनोरंजन का साधक था, बहुविवाह बिल्कुल भी नहीं था। देखिए जो काल है उसको दो भागों में बांटा गया, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो ऋग वैदिक काल में जो घटनाएं हैं उत्तर वैदिक काल में जस्ट उसके अपोजिट होते चले गए हैं। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए कौन सा कथन इसमें से सत्य है। तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो 40 का सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए इसमें देखिए नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होती है, बिल्कुल सही। यांगसी नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है, बिल्कुल। पेरिस नदी के तट पे स्थित है, बिल्कुल, इसीलिए ऑप्शन इसका सही होगा। 2 इसमें तो एकदम करेक्ट सही है, इसमें थोड़ा सा डाउट है लेकिन 2 तो बिल्कुल करेक्ट सही है, इसीलिए ये ऑप्शन इसका ई होगा। चलिए 2 क्वेश्चन और भी करवा देती हूँ। तो देखिए 2 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। तो देखिए राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, तो देखिए जनसंख्या, प्रभुत्व, भूमि या संसद। तो 41 का जो जाएगा संसद है वो किसी का भी राज्य का या केंद्र का या फिर समवर्ती सूची की 3 सूची हम लोग को दिए हुए, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, तीनों का विषय ये नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए संसद देखिए, संसद आपके 3 भागों से काम करता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका से काम करता है और 2 उसके ऊपर होते हैं यानी कि लोकसभा, राज्यसभा।
अब चलिए 42 में पूछे, देखिए खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा असहयोग देने के कारण था। क्या कारण था? खिलाफत आंदोलन हुआ था, उसमें कांग्रेस के द्वारा सहयोग देने का कारण क्या था? तो क्या था? देखिए 42 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त किए थे। तो देखिए खिलाफत आंदोलन में पहली बार गांधी जी ने सहयोग किया था। वजह इसका यह था कि मुसलमान जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे और गांधी जी तो यही चाहते थे, जिसके वजह से वो लोग मुसलमानों की मदद किए थे खिलाफत आंदोलन में, क्योंकि उनको पता था उनका भी एक ही मकसद था, अंग्रेजों को भगाना, और मुसलमान भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। इसीलिए खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों के सहयोग किए थे गांधी जी, इसको ध्यान रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन पूछे कि बांदीपुर वन्य विहार कहाँ स्थित है? तो देखिए बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य पूछा जा रहा है आपसे कि कहाँ स्थित है। केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश है तमिलनाडु। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में ही बांदीपुर वन्य विहार अभ्यारण्य यानी वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपको 43 तक बताया मॉडल प्रैक्टिस सेट में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 67 बीपीएससी और सीडीपी एग्जामिनेशन को लेकर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग का दिया हुआ है। आप लोग को उस पर जो करंट अफेयर शुरू करवाया गया है, करंट अफेयर का पीडीएफ उस पर डाल दिया जाएगा ताकि आप लोग उससे रिवीजन कर सके। तो चलिए मॉडल प्रैक्टिस सेट, सीडीपीओ एग्जामिनेशन और बीपीएससी 67 को लेकर आज बस इतना ही। फिर इसके नए क्वेश्चन, नए जोश, नए फैक्ट्स और आपके प्रिपरेशन में की मदद करने के लिए फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।